हेलो साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी के बारे में। हिंदी पेडागोजी के बारे में संपूर्ण पढ़ाई इस क्लास में पूरा किया जाएगा। किसी भी तरह का दिक्कत इस क्लास के बाद आपको हिंदी पेडागोजी में नहीं होगा। अगर आप इसका फेयर भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। A to Z हिंदी पेडागोजी के बारे में इसमें नोट्स के साथ है। अगर आप हिंदी पेडागोजी में बहुत कमज़ोर हैं, एक बार इस क्लास को अवश्य देखें। चलिए आज शुरुआत करते हैं हिंदी पेडागोजी के बारे में, एक एक करके देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करें। देखिए, भाषा हिंदी, हम लोग हिंदी में पेडागोजी पढ़ेंगे, इसलिए कुछ हिंदी से रिलेटेड तथ्य देखते हैं। पहला, हिंदी भारत की एक राजभाषा है। हिंदी को राजभाषा कहा जाता है। दूसरा है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, बट हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। आया समझ में ना? ऐसे ही कर कर के हम लोग पूरे क्लास को ख़त्म करेंगे। एकदम समझिए, ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। भाषा से रिलेटेड किस अनुसूची में है हिंदी भाषा? 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? चलिए देखते हैं। पहला है असमिया, दूसरा है बांग्ला, तीसरा है गुजराती, चौथा है हिंदी, पांचवा है कन्नड़, छठा है कश्मीरी, सातवां है कोंकणी, आठवां है मलयालम, नौवां है मणिपुरी, 10वां है मराठी, 11वां है नेपाली, 12वां है उड़ीसा या उड़ीसी जो बोलते हैं, 13वां है पंजाबी, 14वां संस्कृत, 15वां सिंधी एंड 16 नंबर पे आता है आपका तमिल, 17वां तेलुगु, नेक्स्ट आपका उर्दू एंड नेक्स्ट बोडो, 20वां संथाली, 21वां मैथिली एंड लास्ट वन इज़ डोगरी। एकदम अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि भारत के 8वें सूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो इसमें से मालूम रहेगा तभी तो लिख सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज जो अंग्रेजी भाषा है, एक सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। इसको हम लोग प्रशासनिक भाषा में प्रयोग करते हैं इंग्लिश को। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा कौन सी? तो कोई नहीं है। अब पूछेगा भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज जो प्रशासनिक भाषा है वो कौन सी है? आपकी अंग्रेजी है। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। शास्त्रीय भाषाएं इम्पोर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखिएगा। शास्त्रीय भाषाएं बोल रहे हैं ना, तो शास्त्रीय भाषाएं में आपका है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये सब आपके शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं और आपका कौन सा भाषा था आपको बताया ना पहले, 22 भाषाएं जो संविधान के 8वीं सूची में शामिल है, वो भाषाएं एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं। फिर बोलता है RTE राइट टू एजुकेशन, मातृभाषा में अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक के लिए करता है। ध्यान से देखिएगा, अधिगम की अनुशंसा क्लास 8 तक के लिए मातृभाषा को करता है। मातृभाषा एकदम पॉजिटिव वर्ड है, कहीं भी पॉजिटिव वर्ड के लिए पूछे तो मातृभाषा को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आता है भाषा शिक्षा की अवधारणाएं। भाषा शिक्षा की क्या अवधारणाएं हैं? तो पहला है चुनौतीपूर्ण अवधि की परिकल्पना, दूसरा है बोधगम्य निवेश, तीसरा है सकारात्मक पुनर्बलन। नेक्स्ट चलते हैं। भाषा अधिगम और अर्जन, इसमें ध्यान देखेंगे भाषा अधिगम किसको बोलते हैं, भाषा अर्जन किसे बोलते हैं। आइए देखते हैं भाषा अर्जन। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण परिवार में रहकर भाषा को सीखता है।
वातावरण परिवार के साथ रहकर सीखता है, वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। अनुकरण ध्यान रखिएगा, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक प्रकार से मातृभाषी या क्षेत्रीय भाषा होती है। जिस भाषा को हम अर्जन करते हैं, स्वयं अर्जन करें, उसको हम लोग कौन सी भाषा में ले सकते हैं? मातृभाषा के रूप में। इसमें कोई भी अलग से औपचारिक संसाधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दूसरे का अनुकरण करके सीख सकते हैं। इसको हम लोग भाषा अर्जन बोलते हैं। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, दिमाग में रखिएगा। क्या है? पहला, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक है, नॉर्मल एकदम आसानी से सीख सकते हैं। दूसरा है, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा जो अर्जन करते हैं उसमें किसी भी व्याकरण की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम लोग हिंदी बोलते थे बचपन से, तो हिंदी बोलने में क्या हम लोग को कभी भी व्याकरण की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना। तो जिसकी भी जो मातृभाषा होती है उसमें उसको व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं अर्जन हो जाती है। तीसरा है, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। सबसे ज़्यादा किसका सर्वाधिक महत्व होता है? परिवार का, समाज का। जिस परिवेश में वह बच्चा जन्म लेता है, रहता है, वह वहाँ का वो क्या बोलते हैं उसको, समाज, परिवार ही उसका महत्व रखता है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा अधिगम। भाषा अर्जन समझ में आया ना? स्वाभाविक जो भाषा सीख ले वो भाषा अर्जन है। भाषा अधिगम, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी चीज़ को जब हम सीखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अधिगम कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। जैसे हम लोग को अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी सीखने में ग्रामर चाहिए, फिर उसको क्या चाहिए, हम लोग को सीखने के लिए बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो जो हमारी मातृभाषा नहीं है उसको सीखने में हमको क्या पढ़ना, उसको क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। यह जीवन भर प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। जितने भी औपचारिक साधन होंगे जिससे रिलेट करके हम लोग सीखते हैं उसको औपचारिक साधन बोलते हैं। तो जिस भाषा को हम लोग सीखने में जोर देते हैं, व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधिगम, भाषा अधिगम। तो जिसका अगर कोई बच्चा है जिसका मातृभाषा अंग्रेजी है तो उसको अंग्रेजी सीखने में कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए वो भाषा अर्जन हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर अगर कोई अंग्रेजी सब लोग अंग्रेजी बोलता है तो वो तो अंग्रेजी सीख लिया, उसके लिए अर्जन हो गया। लेकिन जब वो हिंदी सीखेगा तो उसको व्याकरण के द्वारा सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए हिंदी क्या हो जाएगा? भाषा अधिगम हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? नेक्स्ट चलते हैं, भाषा अर्जन में नियम व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भाषा अधिगम, जब भी किसी भाषा को हम लोग सीखते हैं तो उसमें क्या चाहिए? नियम चाहिए, व्याकरण का प्रयोग करते हैं। इसे द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं। भाषा अधिगम को कौन से रूप से जानते हैं? तो द्वितीय भाषा के रूप में जानते हैं। ध्यान रखिएगा, भाषा अधिगम, भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन जिसको हम लोग स्वाभाविक अपने आप मातृभाषा, जितनी भी भाषा है जो हम लोग अपने परिवेश में सुनते हैं वो हम लोग की भाषा अर्जन हो जाएगा। और जिस भाषा को सीखने में हमको नियम व्याकरण की ज़रूरत पड़े उसको हम लोग भाषा अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये सब, ध्यान रखिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट है। कोई भी प्रश्न आपका हिंदी पेडागोजी का नहीं छूटने वाला है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। एक बार ध्यान से देखिए, फेयर बनाइए, फिर उसको बार बार पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले ये ख़त्म हो जाएगा, देन आफ्टर हम लोग इसका क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य देखते हैं। तो इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं, इसमें नियम सीखते हैं। जिसमें भी नियम सीखते हैं उसको भाषा अधिगम के अंतर्गत लाते हैं। दूसरा है, भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है, इसके लिए औपचारिक शिक्षा की ज़रूरत होती है। तीसरा है, भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। कहाँ से शुरुआत होता है? विद्यालय से। चौथा है, भाषा अधिगम में बच्चों का प्रयास करना पड़ता है। बच्चों को इसमें क्या करना, प्रयास करना पड़ता है, ग्रामर ट्रांसलेशन ये सब पूरा सीखना पड़ता है। फिर इसके बाद आता है, इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण दे रहा है ना, व्याकरण की आवश्यकता है, बिना व्याकरण का वो भाषा अधिगम कर ही नहीं सकता है। नेक्स्ट होता है, भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका होती है। ये सब इम्पोर्टेंट है भाषा अधिगम से रिलेटेड।
नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आता होगा, बहुत अच्छे से समझिए। नेक्स्ट चलते हैं, अधिगम के प्रकार। जो भी भाषा हम लोग अधिगम करते हैं, मतलब जिस भाषा को हम लोग सीखते हैं उसके क्या क्या प्रकार हैं। तो फर्स्ट है क्रियात्मक अधिगम, दूसरा है शाब्दिक या वाचिक अधिगम, तीसरा है विचारात्मक अधिगम। एक एक करके सीखते हैं। क्रियात्मक अधिगम किसे कहते हैं? तो क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रियात्मक अधिगम। दूसरा है शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। इसमें शाब्दिक या वाचिक में क्या होता है? संकेत से सीखते हैं, चित्रों से सीखते हैं, शब्दों से सीखते हैं, अंकों से सीखते हैं। इसको हम लोग शाब्दिक या वाचिक अधिगम कहते हैं। तीसरा है विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखता है या सीखा जाता है। इसको हम लोग विचारात्मक अधिगम कहते हैं, जिसमें हम लोग का विचार से, अनुभव को से देखकर, सुनकर, फिर उस पर सोचकर जो भी हम सीखते हैं उसको विचारात्मक अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा अधिगम और अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार। जो भाषा अधिगम है और अर्जन है उसमें विद्वानों के क्या क्या विचार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में रखिएगा। पहला है वाइगोत्स्की के अनुसार, दूसरा है पियाजे के अनुसार, तीसरा है चॉम्स्की के अनुसार। तो वाइगोत्स्की के अनुसार पहला देखते हैं, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। बच्चों की भाषा कैसे होता है? समाज के साथ संपर्क से। तो जहाँ भी समाज से संपर्क हो वहाँ कुछ नहीं देखना है, वाइगोत्स्की अगर दिखे तो वो राइट आंसर होता है। जब भी किसी भाषा के सीखने के लिए बच्चों को, चाहे कोई भी भाषा अगर सीख रहे हैं, समाज का बात आ जाए तो किससे रिलेटेड होता है? वाइगोत्स्की से। दूसरा देखते हैं पियाजे के अनुसार, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। अंतः क्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ये एकदम ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है। तो किस विद्वान से रिलेटेड है? तो पियाजे के अनुसार। तीसरा है चॉम्स्की के अनुसार, भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। आ रहा है ना, जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में कैसी होती है? जन्मजात होती है, और वह भाषा की व्याख्या को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। एकदम इम्पॉर्टेंट है। चॉम्स्की के अनुसार इसको भी देख लीजिए, पियाजे के अनुसार और वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की के अनुसार आएगा तो समाज के साथ संपर्क, पियाजे के अनुसार आएगा तो अंतः क्रिया के माध्यम से, चॉम्स्की के अनुसार आएगा तो भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। किसने कहा था? तो चॉम्स्की ने। ऐसा ही तो क्वेश्चन आता है, थोड़ी ना दूसरा आएगा बाहर से। बस ध्यान से इसको सीखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत हैं देखते हैं। पहला अनुबंध के सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत। पहला क्या है? अनुबंध के सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत। दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत, अनुकरण करके, रिपीट कर करके। तीसरा है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, कितना आपको रुचि आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। चौथा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, आप कितना करके सीख रहे हैं। उसके बाद है अभ्यास का सिद्धांत, आप कितने बार अभ्यास के सिद्धांत देखते हैं। फिर उसके बाद है आवृत्ति का सिद्धांत। देन आफ्टर आता है आपका अनुपात और क्रम का सिद्धांत। ये थे आपके भाषा शिक्षण से सिद्धांत। और क्वेश्चन आता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत से रिलेटेड है कौन, निम्न में से कौन सा? तो ये सब याद रहेगा तभी ना बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट आते हैं भाषा के कार्य। जो भाषा है उसके क्या कार्य हैं? तो पहला है भाषा के कार्य। तो पहला है अभिव्यक्ति का साधन, दूसरा है सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक, तीसरा है भाषा मानव विकास का मूल आधार है, चौथा है ज्ञान की प्राप्ति में सहायक, नेक्स्ट है शिक्षा प्राप्ति में सहायक, और लास्ट है आपका भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। पहला देखते हैं
अभिव्यक्ति का साधन। भाषा इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्ति करने में सहायकता करती है। ठीक है। दूसरा है सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है भाषा मानव विकास का मूल आधार है। तो भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता है। जब तक कोई भाषा नहीं आएगा आप कुछ सोच ही नहीं सकते उसके बारे में, और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता है। अगर कोई भाषा नहीं आता है तो विचार नहीं कर सकता है, और जब विचार नहीं कर पाएगा तो अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर आता है ज्ञान की प्राप्ति में सहायक। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट आता है शिक्षा प्राप्ति में सहायक। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। मानव समाज ने अपनी भाषा के प्रगति को वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ है, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई है और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ है। ये क्यों हो पाया है? क्योंकि भाषा के जानने की वजह से। अगर भाषा नहीं मालूम हो तो हम एक दूसरे से भी इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाते हैं। तो भाषा के कार्य किस पे रिलेटेड करता है? अगर भाषा आपको समझ में आती हो तो। नेक्स्ट चलते हैं भाषा विकास में सुनने की भूमिका। अगर भाषा विकास करना है तो उसमें सुनने की क्या भूमिका हो सकती है, आइए देखते हैं। भाषा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है। जो बच्चा होता है, बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उनका अनुकरण करता है और बोलने की कोशिश करता है। कोई भी बच्चा जो होता है बहुत जल्दी भाषा सीख लेता है, लेकिन वही बड़े आदमी भाषा नहीं सीख पाते हैं। क्यों? इस पे आपसे बाद में बात करते हैं। अभी क्या है, बच्चे जो होते हैं अपने परिवार समाज के लोगों के बोलते हुए देखते हैं और उनका अनुकरण करते हैं और वो बोलने की कोशिश करते हैं। दूसरा, सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्दों का भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। यही मेन पॉइंट है। भाषा कैसे सीख पाता है? क्योंकि वो सुनता है। बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है सुनने से, और वो भाषा में विकास कर जाता है। तीसरा है सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। नेक्स्ट है सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरे की भावनाओं विचारों को जान पाता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा क्या कर पाता है? दूसरे की भावनाओं और विचारों को जान पाता है। नेक्स्ट है सुनना अन्य भाषा कौशलों में के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में। आ रहा होगा समझ में? इसको ध्यान से आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। नेक्स्ट है भाषा विकास में बोलने की भूमिका। पहले था सुनने की, अब बोलने की भूमिका क्या है? तो पहला है बोलकर हम अपनी भावनाओं तथा विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलकर ही हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त मतलब एक बात को, अपने बात को दूसरे आदमी तक, चाहे दूसरा जो कोई भी व्यक्ति है उसके सामने हम अपने बातों को रख पाते हैं बोलने पर। भाषा बोलेंगे तभी तो आगे वाला सुन पाएगा। दूसरा है बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलने से, धीरे धीरे बोलने से क्या करता है? बच्चा उच्चारण करना सीख जाता है। फिर नेक्स्ट है बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रभाव प्राप्त करता है। नेक्स्ट है बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। सामाजिक संबंध मतलब मेल जोल, ये सब कैसे हो पाता है? तब भाषा से ही होता है। तब बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। जो भाषा अधिगम है उसमें व्याकरण की क्या क्या भूमिका है?
पहला है विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना। शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान कैसे हो पाता है, किसके द्वारा? तो व्याकरण के द्वारा। अगर व्याकरण आता है तो आप एकदम सटीक बोल सकते हैं, तो इससे क्या होती है, शिक्षा शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान होती है। दूसरा है विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना। क्या गलत बोल रहा है उसको बच्चे को कैसे समझ में आएगा? तो व्याकरण के द्वारा ही आ सकता है। तीसरा है छात्रों को वाक्य रचना के नियम और विराम चिन्ह का शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान कराना। चौथा है अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट है भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है। एंड लास्ट है विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना। ये सब भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं। व्याकरण में छात्रों के विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है यह छात्रों को गद्य पद में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल को विकास करने में वन कौशल को सहायक है। नेक्स्ट है व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर, तत्सम, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। नेक्स्ट है व्याकरण विधियों को शुद्ध मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है व्याकरण के महत्व। नेक्स्ट चलते हैं। व्याकरण की शिक्षण विधि। व्याकरण की शिक्षण विधि कैसी होती है? जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, ऐसे बहुत सारी विधि होती है। तो व्याकरण की शिक्षण विधि कौन कौन सी है देखते हैं। पहला है आगमन विधि। आगमन विधि में है छात्र केंद्रित पद्धति है। आगमन विधि कैसा पद्धति है? छात्र केंद्रित। दूसरा है कर्कश सीखने पर जोर देती है। तीसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। चौथा है सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्वेश्चन आता है सरल से कठिन की ओर किस प्रकार की विधि है? आगमन विधि, निगमन विधि। तो आप क्या लगा सकते हैं इसमें? आगमन विधि। ध्यान रखिएगा, छात्र केंद्रित, कर्कश सीखने पर जोर देना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। छात्र केंद्रित हो, ऐसे जो भी प्रश्न आए तो किस में होता है? आगमन विधि में। आपका नेक्स्ट है निगमन विधि। इस पद्धति में पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है। इसमें क्या कहते हैं? नियम पर ज्ञान दिया जाता है। फिर उन नियमों को एक उदाहरण देकर समझाया जाता है। पहले नियम बता दिया जाएगा, आपको रूल्स बताएंगे, देन आफ्टर आपको एक एग्जाम्पल पे समझाया जाता है। इसको हम बोलते हैं निगमन विधि। इस पद्धति को शिक्षण केंद्रित विधि कहा जाता है। इसको कौन सा केंद्र विधि बोलते हैं? शिक्षक केंद्रित। और आगमन विधि कौन सा था? बालक केंद्रित विधि। समझ में आ रहा है ना? इसमें हम क्या पढ़े थे देखिए, छात्र केंद्रित या बालक केंद्रित आगमन विधि में। और निगमन विधि में क्या होता है? शिक्षक केंद्रित होता है। फिर है अज्ञात से ज्ञात की ओर, फिर अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। तो ये जस्ट अपोजिट होता है आगमन विधि का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को में पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। तो इसमें कौन सा अनुसरण विधि समझ में आया ना? अनुसरण विधि में क्या होता है? इस विधि में बालक क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। जैसे टीचर बोल रहा है तो उसका रिपीट करेंगे। इसमें पहले शिक्षक बोलते हैं, फिर बच्चे उसका अनुसरण करके बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य की व्याख्या की जाती है। इसमें व्याख्या किया जाता है।
दूसरा है व्याख्यान विधि के शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। ये सबसे प्राचीन विधि है और इस विधि में शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। इसको भी एक तरह से शिक्षण केंद्रित विधि माना जाता है। व्याकरण और व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन विधि है। तो पूछता है सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो कौन सा विधि हो जाएगा, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट आते हैं, चलिए, भाषा संसर्ग विधि। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। व्याकरण शिक्षण की विधि किसको बोलते हैं, भाषा संसर्ग विधि को बोलते हैं। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। प्राथमिक कक्षाओं में इस विधि का काम लेते हैं, भाषा संसर्ग विधि का। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। आज आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट, कक्ष में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में। कैसे है संसाधन के रूप में बहुभाषिकता? तो बहुभाषिकता कक्षा विद्यार्थियों के कक्ष या शब्द भंडार में वृद्धि करती है। बहुभाषिकता मतलब एक से ज़्यादा भाषा अगर बोलता है कोई या किसी क्लास में बोला जाता है तो उससे क्या होता है, सब विद्यार्थियों के शब्द भंडार में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा है बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त कर सकते हैं या करते हैं। कोई भी बात बोलना है बच्चे को तो उसमें रूल्स व्याकरण नहीं देखना पड़ता है, डायरेक्ट वो बोल सकते हैं तो अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा है बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होती है। बहुभाषिकता के वजह से बच्चों में क्या हो सकती है, रचनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है और अवसर मिलता है तो वो एक दूसरे के भाषा का क्या करते हैं, फिर आदर भी करते हैं। नेक्स्ट है बहुभाषिकता क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन और बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आइए आगे चलते हैं। कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में, ये चुनौती कैसे हो सकती है इसके बारे में वहाँ पे तो हम लोग इसके फ़ायदे देखें, चुनौती देखते हैं। बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए बहुभाषिकता को एक चुनौती के रूप में भी देखा जा सकता है। छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती, शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती शिक्षक के लिए भी हो सकता है ना। एक कक्षा में अलग अलग भाषा के बच्चे हों तो शिक्षक अगर दूसरे इलाके से हो तो उसको तो बोलने में समझने में दिक्कत होगा ना। फिर भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव, रुचि है या नहीं है उससे भी पड़ता है प्रभाव। अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं, अध्ययन सामग्री की कमी, भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमी भी एक समस्या है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, समस्या भी देख लिए इसके। आइए देखते हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल क्या बोलते हैं? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर, लिखकर अपने भाषा एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, पहला है बोलना, दूसरा है लिखना। बोलना और लिखना, इन दोनों माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। किसी भी बात को बोलना हो तो कैसे बोलकर लिखकर भी अभिव्यक्त हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा के ही दो ग्रहणात्मक कौशल है, सुनना, पढ़ना। सुनना और पढ़ना, इन दोनों माध्यम से हम दूसरों के विचारों या उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक कौशल हैं।
नेक्स्ट आते हैं, इसका विकास एवं इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित है। सुबोपोली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों कौशल एक दूसरे से रिलेटेड है, अंतः संबंधित हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करता है, ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है, भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जा सकते बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहले सुनेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, ऐसा नहीं, एक साथ चारों का विकास होता है। फिर है, जैसे बच्चा सुनने के साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी ये चैप्टर, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। हिंदी पेडागोजी एक क्लास में हो रहा है ना पूरा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन कीजिए ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बस इसका एक फेयर भी बना लीजिए जिससे आप लोग बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा कौशल को 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है श्रवण कौशल, दूसरा है वाचिक या मौखिक कौशल, तीसरा है पठन कौशल, चौथा है लेखन कौशल। तो भाषा कौशल कौन कौन से हैं? श्रवण कौशल, गुड, वाचिक कौशल, गुड, पठन कौशल एंड लास्ट इज लेखन कौशल। आइए समझते हैं आगे। श्रवण कौशल, श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना, सुनने से रिलेटेड है ना श्रवण कौशल। तो भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। भाषा को कैसे ग्रहण किया जाता है? तो श्रवण कौशल के द्वारा ही हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा है वाचन कौशल, वाचन मतलब क्या होता है? बोलने से। तो अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना वाचन कौशल कहलाता है। नेक्स्ट है पठन कौशल, किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। पठन के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? सस्वर पठन और मौन पठन। एक तो होता है कि मतलब मौन, एकदम चुपचाप पढ़ रहे हैं, मतलब आवाज़ नहीं आता है। दूसरा में सस्वर पठन, मतलब एकदम बोलकर पढ़ रहे हैं। तो पठन के 2 प्रकार, सस्वर पठन और मौन पठन। आइए देखें लेखन कौशल, लिखकर अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं रीडिंग के प्रकार। रीडिंग कितने तरह के हो सकते हैं? स्किमिंग रीडिंग, स्कैनिंग रीडिंग। स्किमिंग रीडिंग के बारे में देखते हैं। जब पाठक पाठ्य सामग्री को या का केंद्रीय भाव तथा सार खोजने के लिए तेज़ी से पढ़ता है, मतलब आपको इसका सार खोजना है तो तेज़ी से पढ़ रहे हैं, तो उसको स्किमिंग रीडिंग बोलते हैं। लेखक के उद्देश्य तथा लिखने की व्यवस्था को समझना चाहता हो तो उसको किस में लिखते हैं? स्किमिंग रीडिंग। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सरसरी निगाहों से पढ़ते जाते हैं हम लोग ना, क्या हुआ क्या नहीं क्या नहीं, तो वो स्किमिंग रीडिंग होता है। स्कैनिंग रीडिंग किसको बोलते हैं? तो यहाँ पाठ्य किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए वाक्यों को जल्दी से पार कर जाता है। आया समझ में? आइए नेक्स्ट समझते हैं। गहरी पढ़ाई, उसी का पॉइंट है। गहन पठन में बारीकी से और समय लेकर पढ़ा जाता है। यहाँ पाठक को प्रत्येक शब्द का अर्थ समझना होता है। प्रत्येक वर्ड समझना हो तो किस में आएगा? गहरी पढ़ाई में। एंड लास्ट है अतिशय अभ्यास। यह पठन धारा प्रवाह पर अधिक जोर देता है और सटीकता पर कम। इसमें धारा प्रवाह एकदम पढ़ रहे हैं, इसमें सटीकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं लेखन का प्रक्रिया उपागम। हेडिंग है लेखन का प्रक्रिया उपागम। तो बच्चों में लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन का प्रक्रिया उपागम सहायक होता है। इसमें बच्चे क्रमबद्ध तरीके से सीखते हुए लेखन कौशल में दक्ष बनते हैं। नेक्स्ट है इसको लिखने के द्वारा लिखना सीखना कर सकते हैं।
लिख कर सीखते हैं ना, उसको लेखन प्रक्रिया के उपागम में लाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कुछ फुल फॉर्म से देखते हैं। BICS, बिक्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, बुनियादी अंतर्व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल। ये एग्जाम में आता है, इसलिए इसका देखिएगा। बिक्स का प्रयोग डेली यूज में आने वाली लैंग्वेज को कहते हैं। बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। एक है CALP, CALP, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यह फॉर्मल लैंग्वेज होती है और यह स्कूल में चलती है। ध्यान रखिएगा दोनों के बारे में। नेक्स्ट आते हैं, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। जो भाषा शिक्षण है उसमें मूल्यांकन के बारे में देखते हैं। सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना मूल्यांकन कहलाता है। सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचना ही क्या कहता है, मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। मूल्यांकन क्या है, पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या होता है, हमेशा होते रहता है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। नेक्स्ट है, आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, आकलन की प्रक्रिया किस लिए की जाती है, तो मूल्यांकन करने के लिए की जाती है। और आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन कब होती है, मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। आकलन क्या है, एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। और मूल्यांकन क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन के बाद मूल्यांकन किया जाता है। इसको इम्पोर्टेंट रखिए, आकलन के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य हैं। मूल्यांकन से क्या उद्देश्य हमारे, पहला है बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना। दूसरा है बालकों की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि की पता लगाना और उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना। नेक्स्ट है इसके अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, अध्ययन का अध्यापन का मापन कर सकते हैं। किससे, तो मूल्यांकन से। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रगति का आकलन करना। नेक्स्ट है बालकों के चहुमुखी विकास का निरंतर गति प्रदान करता है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। क्या क्या बच्चों को दिक्कत है, मूल्यांकन करके जानेंगे, फिर उसको हम लोग दूर करते हैं कठिनाइयों को। बच्चों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन्हें दूर करने की सही रणनीति अपनाना। आइए नेक्स्ट आते हैं, मूल्यांकन का महत्व। क्या क्या महत्व है मूल्यांकन के। पहला है शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। दूसरा है बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। तीसरा है बच्चों की कमजोरी को जानने में सहायक होता है। नेक्स्ट है बच्चों की प्रगति में सहायक है। एंड लास्ट है शिक्षक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक मूल्यांकन के प्रकार। पहला है रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि, जो हम लोग फीडबैक उनके के लिए रचनात्मक मूल्यांकन सहायक है। नेक्स्ट है आपका रचनात्मक मूल्यांकन के से अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया है। एंड लास्ट है आपका रचनात्मक मूल्यांकन पाठ के बीच में किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका निदानात्मक मूल्यांकन, निदान निकालना। तो बच्चों को अधिगम सीखने के दौरान होने वाली
कठिनाइयों का पता लगाना और उन कठिनाइयों के कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन होता है। तो बच्चों का जो कठिनाइयाँ हैं पता करने के बाद उन्हें ठीक करना, उन कठिनाइयों को, ये किसको कर इसे क्या कहते हैं? निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। नेक्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। योगात्मक मूल्यांकन कब होता है? सत्र के अंत में, एग्जाम लास्ट में जो होता है ना, उसको हम लोग योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद देखना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। आइए चलते हैं आगे। आपका पोर्टफोलियो क्या होता है? तो पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिससे किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह, कलेक्शन होता है। इसमें बच्चे की उपलब्धि, प्रगति, कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो से बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सशैक्षणिक आदि। शैक्षणिक और सशैक्षणिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी भी मिलती है पोर्टफोलियो से। आइए चलते हैं आगे, समझते हैं समग्र एवं सतत मूल्यांकन, जिसको हम लोग CCE भी बोलते हैं इंग्लिश में। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम RTE 2009 के अनुसार CCE को प्रत्येक बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाए। CCE समग्र एवं सतत मूल्यांकन का अर्थ है कि बच्चों में सीखने में कहाँ कमी रह गई है, जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकता है। साथ में यह भी पता लगा सकता है कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई का अनुभव कर रहा है। नेक्स्ट है CCE के दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ बच्चे में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने से है। इससे बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग एक बार फेयर बनाइए, इसको एक बार दो बार पढ़िए, फिर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप लोग टोटल क्वेश्चन करिए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं परीक्षण के प्रकार। कितने तरह के परीक्षण होते हैं? पहला है व्यक्तिगत परीक्षण। इस परीक्षण में एक समय है केवल एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। एक समय में केवल एक ही आदमी का, चाहे एक ही बच्चे का, चाहे एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा है मानकीकृत परीक्षण। ऐसे परीक्षण में जो शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों आदि विशेषज्ञों की सहायता से किए जाते हैं और एक बड़े लेवल पर प्रशासित किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका, चलिए देखते हैं आत्मनिष्ठ परीक्षण। ये परीक्षण परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर होते हैं। नेक्स्ट है आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण। यदि एक नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। यदि एक परीक्षण पर किसी परीक्षार्थी को अलग अलग परीक्षाओं द्वारा एक जैसे अंक प्रदान किए जाए तो वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ कहलाता है। एंड आपका 5th नंबर है निपुणता परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा किसी विशिष्ट काम के संबंध में बच्चों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है। नेक्स्ट आता है उपचारात्मक परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, याद रखिएगा। उपचारात्मक शिक्षण कब आता है? निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जाती है। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है कौन सा? उपचारात्मक परीक्षण।
आपका लास्ट है उपचारात्मक शिक्षण के महत्व। तो बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है किसमें? तो उपचारात्मक शिक्षण में। फिर नेक्स्ट है आपका बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायक मिलती है या सहायता मिलती है। फिर नेक्स्ट है बालकों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों की आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से भी बचाव हो जाता है। एंड आपका लास्ट वन है शिक्षण रोचक, उद्देश्य पूर्ण, प्रभावशाली बनने में सहायता मिलती है। ये थे हम लोग के हिंदी CDP, जिसे हम लोग हिंदी पेडागोजी भी बोलते हैं। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए हिंदी पेडागोजी में आउट ऑफ, तो एक बार इस क्लास को पूरा देखें, देन आफ्टर वो आपका क्या बोलते हैं उसको फेयर बनाएं और इसको 1 से 2 बार रिवीजन करें, फिर क्वेश्चन करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये पूरा हिंदी संपूर्ण हिंदी पेडागोजी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं कभी भी। ये पूरा संपूर्ण पेडागोजी हिंदी का है, इससे बाहर नहीं आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक बार पूरा वीडियो आराम से देखें, फेयर बनाएं और क्वेश्चन करें। मैं इनका क्वेश्चन भी लाऊंगा, क्वेश्चन सेट भी कराऊंगा, देखिएगा कितना आसान लगता है। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लाइक करें, क्योंकि आने वाले क्लास आपको मिलते रहें। धन्यवाद।